नमस्कार दोस्तों। लेक्चररशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के उपक्रम में पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र विषय लेने वाले जो भी विद्यार्थी हैं, उनकी तैयारी की दिशा को सटीक करने के लिए आज से हम लोग एक प्रश्नोत्तर आधारित कक्षा की शुरुआत कर रहे हैं। यह कक्षा पूरी तरह से निःशुल्क होगी और जो आपको यूट्यूब के पहले रिकॉर्डेड और फिर लाइव क्लास के माध्यम से एक निश्चित समय पर उपलब्ध होगी। इस पर मैं आगे आपको जानकारी दूंगा। आज मैं राजनीतिक विचारधाराओं का भी जो सेक्शन होता है, जो टॉपिक होता है, उस टॉपिक को हर राजनीति विज्ञान से जुड़ी हुई परीक्षा में, इवन सामान्य अध्ययन में भी पूछा जाता है और इसे आमतौर पर टफ माना जाता है, कठिन माना जाता है। तो आज मैं आपसे 10 प्रश्न डिस्कस करूंगा जो राजनीतिक विचारधाराओं में उदारवाद से पहले के वर्षों की परीक्षा में, उसमें जैसे चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग के लेवल पर जो एग्जाम हुए हों या नेट के लेवल पर जो एग्जाम हुए, उनसे पूछे गए कुछ सवालों को मैं सेलेक्ट किया गया है और उन पर मैं चर्चा करूंगा। मैं पहला सवाल जो ले रहा हूं वह यह है कि उदारवाद निश्चित दर्शन बना 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में। तो इसमें और डी ऑप्शन है वर्तमान शताब्दी में। इसमें सभी बच्चों को यह पता है कि यह 19वीं शताब्दी में उदारवाद जो है वह एक निश्चित दर्शन के रूप में सामने आया। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है, जस्टिफिकेशन क्या है, एक बार इसको क्या है समझें कि उदारवाद निश्चित दर्शन के रूप में 1800 से लेकर 1900 का जो शताब्दी का कालखंड रहा है, उसमें निश्चित दर्शन बना। यहां पर सवाल है कि उदारवाद के संदर्भ में जो हम लोग ये बात कर रहे हैं, इसमें यहां पर हम लोग रीजन यहां पर क्या दे सकते हैं। तो रीजन देने के संदर्भ में बच्चों यहां पर मैं आपसे चर्चा की शुरुआत में ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा उदारवाद की बैकग्राउंड को समझें कि उदारवाद जो है, लिबरलिज्म जो है, वह लैटिन शब्द लिबर से बना है और लिबर का मतलब होता है LIBER, स्वतंत्र मनुष्यों का वर्ग, क्लास ऑफ फ्री मैन। इसका सामान्य तौर पर मतलब होता है कि पश्चिम के समाज में जो लोग न तो सर्फ थे, न तो बधे बधाए तौर पर एक निश्चित खेत पर काम करते थे, और जो लोग न तो दास थे, उनके लिए लैटिन शब्द लिबर प्रयोग किया जाता था। ऐसे स्वतंत्र मनुष्यों के वर्ग के लिए लिबर शब्द का प्रयोग किया गया। कई बार हम लोग लिबरल शब्द जब यूज करते हैं तो उसका मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर बहुत संकुचित दृष्टिकोण नहीं रखता है, बहुत जेनरस है, तो उस जेनरस व्यक्ति के लिए भी हम लोग रखते हैं कि खाने पीने में बहुत कुछ ऐसा नहीं है, तो जेनरस रवैया रखने वाले को रखते हैं, कहते हैं। और जिस व्यक्ति के माइंड में एक ओपननेस हो, ओपन माइंडेडनेस के लिए भी लिबर शब्द का प्रयोग क्या है किया जाता है। लेकिन इस बात को आप समझें कि ये 14वीं शताब्दी के आसपास से ये चीजें क्या है यूज में आने लगी थी। लेकिन जो उदारवाद एक विचारधारा, एक दर्शन के संदर्भ में अगर इसके इतिहास को समझा जाए, तो उदारवाद एक फ्रीडम और चॉइस के एक आइडिया के रूप में, 18वीं शताब्दी में एक राजनीतिक संबद्धता के साथ क्या है प्रयोग किया जाने लगा कि भाई जो लोग जो है स्वतंत्रता पर, चयन पर बहुत बल देते हैं, ऐसे पॉलिटिकल एलिगेंस रखने वाले, राजनीतिक संबद्धता रखने वाले व्यक्ति को उदारवादी कहते हैं। लेकिन 19वीं सदी में एक किस्म की राजनीतिक संबद्धता के लिए उदारवाद की अवधारणा न केवल प्रकाश में आई, बल्कि ये नाम भी क्या है धीरे धीरे क्या है पहचान दिया गया। 1812 में स्पेन के अलावा शेष यूरोप में 1840 के दशक में और 1830 में
यूनाइटेड किंगडम में, यूनाइटेड जो किंगडम है वहां पर एक खास किस्म की राजनीतिक संबद्धता के लिए उदारवाद शब्द का प्रयोग होने लगा। अब यहां पर आप देखिए कि जो हमने आपसे कहा कि इसमें उत्तर की उदारवाद निश्चित राजनीतिक दर्शन बना 1812, 1840, 1830। 1800 से 1900 के बीच के समय को ही 19वीं सदी कहेंगे। और ये 19वीं सदी में एक खास किस्म के पॉलिटिकल एलिगेंस के लिए उदारवाद शब्द स्पेन में, शेष यूरोप में और यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन में प्रयोग होने लगा। तो यहां पर इस जानकारी से उत्तर का सी ऑप्शन क्या होता है, प्रूफ होता है। यूनाइटेड किंगडम में आप जानते होंगे कि दो तरह के दो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, उनमें से एक को विग्स कहते हैं और दूसरे को टोरी कहते हैं। जो विग्स थे उन्होंने 1830 के दशक में अपने आप को उदारवादी कहा और 1868 में ग्लैडस्टोन के नेतृत्व में पहली उदारवादी सरकार थी वह यूनाइटेड किंगडम में स्थापित हुई। तो इस पूरे विश्लेषण से यह प्रूफ होता है कि लैटिन शब्द लिबर का प्रयोग बहुत पहले से होने लगा। ऐसे स्वतंत्र लोगों के लिए शब्द प्रयोग होता था जो न तो सर्फ थे और न ही स्लेब थे, न ही दास थे। इसके साथ ही उदार मनोवृत्ति के लिए, सामाजिक मनोवृत्ति के लिए भी प्रयोग होता है। और लिबर शब्द जो है लिबरल एलिगेंस के लिए, पॉलिटिकल एलिगेंस के लिए, लिबरलिज्म जो है ये 19वीं सदी में स्पेन में, यूनाइटेड किंगडम में और खास तौर पे अगर हम लोग ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में जो विग्स थे उनके संदर्भ में या उन्होंने अपने लिए क्या है यह इस शब्द का क्या है प्रयोग किया। ये यहां पर बच्चों हम लोगों ने पहले प्रश्न को लिया। दूसरे प्रश्न को अब हम लोग लेते हैं। यहां पर दूसरा प्रश्न जो है थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है कि राज्य की प्रकृति और कार्यों की उदारवादी अवधारणा का सर्वोत्तम प्रतिपादन किसकी रचनाओं में पाया जाता है? जॉन लॉक, कार्ल मार्क्स, बर्नार्ड बोसांके, नॉर्मन एंजल, 4 नाम दिए गए हैं। इसमें सभी जानते होंगे कि कार्ल मार्क्स का कोई भी संबंध उदारवादी अवधारणा से नहीं है, मार्क्सवादी अवधारणा से है। इसलिए मार्क्स बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उदारवाद से मार्क्स ताल्लुक रखते ही नहीं हैं। जहां तक रही बात बर्नार्ड बोसांके की, तो बर्नार्ड बोसांके उदारवादी नहीं हैं। बर्नार्ड बोसांके आदर्शवादी परंपरा का नेतृत्व करते हैं और इंग्लैंड में जो हम कह सकते हैं कि एक उग्र आदर्शवादी परंपरा जो रही, जो हेगल के विचारों से ज्यादा प्रभावित रही है, बर्नार्ड बोसांके उससे संबंधित हैं। तो यहां पर बच्चों अगर हम लोग यहां पर इस चीज को थोड़ा समझें तो कार्ल मार्क्स ये उदारवादी है ही नहीं, तो ये बी ऑप्शन खत्म हो गया। बर्नार्ड बोसांके ये आदर्शवादी हैं, ये आदर्शवादी हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। नॉर्मन एंजल जो है इनको 1930 के दशक में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था और ये ऑथर हैं। इनका कोई राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में उस तरह का योगदान नहीं जितना दूसरे चिंतकों का, इसलिए यहां पर यह भी सही नहीं। तो एलिमिनेशन के प्रोसेस से जॉन लॉक ही होंगे क्योंकि जॉन लॉक राज्य की प्रकृति और कार्यों की उदारवादी अवधारणा के बारे में जो बातें करते हैं उसको विंडिकेट करने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए यहां पर हम लोग देखें। प्रश्न 2 की व्याख्या के संदर्भ में कुछ खास बातों को देखिए। जैसा मैंने कहा कि कार्ल मार्क्स का जो रिश्ता है वो तो मार्क्सवाद के प्रतिपादक के रूप में आप जानते होंगे कि वो मार्क्सवाद के प्रतिपादक हैं। बर्नार्ड बोसांके ब्रिटिश आदर्शवाद से संबद्ध हैं और नॉर्मन एंजल जो है 1933 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले एक लेखक हैं। इसलिए राज्य के कार्यों और प्रकृति के उदारवादी अवधारणा के संदर्भ में इन तीनों को तो हम ले ही नहीं सकते, इसलिए एलिमिनेशन के प्रोसेस से जॉन लॉक बिल्कुल सही, जॉन लॉक ही विकल्प बनते हैं। जॉन लॉक का जन्म 1632 में हुआ था, मृत्यु 1704 में हुई थी। वे ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के फिलोसोफर कहे जाते हैं। 1688 में जो इंग्लैंड में गौरवमयी क्रांति हुई थी उसके वे दार्शनिक कहे जाते हैं। उनका समय भी देखिए वही है। और 1690 में ट्रीटाइस ऑफ गवर्नमेंट, 2 ट्रीटाइस ऑफ गवर्नमेंट,
ये उनकी एक प्रसिद्ध रचना थी। उसके पहले 1689 में अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, सहिष्णुता पर जॉन लॉक ने पहले एक बहुत फेमस किताब लिखी, जिसको आज भी हम लोग धर्मनिरपेक्षता के विचारों के संदर्भ में, राज्य और धर्म के रिश्ते के संदर्भ में, सहिष्णुता के विचारों के संदर्भ में यूज करते हैं। और ये इस किताब का, ट्रिटाइस का मतलब होता है लेख, तो गवर्नमेंट पर उन्होंने लेख लिखा। और सवाल क्या है? राज्य की प्रकृति और कार्यों की उदारवादी अवधारणा। तो यहां पर इस हिसाब से जॉन लॉक इस प्रश्न का क्या होंगे? उत्तर होंगे। ये उत्तर भी आपको समझ में आ रहा होगा। इसलिए बच्चों यहां पर जॉन लॉक जो है ये अनडाउटली क्या है? उत्तर होंगे। इस चीज को क्या है आप समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग यहां पर आगे आते हैं बच्चों, तीसरे सवाल को देखते हैं। जो तीसरा सवाल है, इस तीसरे सवाल को देखते हैं। इंग्लिश उदारवाद का जनक किसे माना जाता है? इंग्लिश उदारवाद का जो जनक है, वह जनक क्या है, किसे माना जाता है? यहां पर जस्ट ए मिनट बच्चों, एक यहां पर, हाँ, निम्नलिखित में से उदारवाद का जनक किसे माना जाता है? तीसरा प्रश्न है ये। एडम स्मिथ, जर्मी बेंथम, जॉन लॉक, हर्बर्ट स्पेंसर। ये चार नाम हैं कि निम्नलिखित में से उदारवाद का जनक किसे माना जाता है। अब इन विचारकों में अगर हम लोग यहां पर देखें, ये जो विचारक हैं, इन विचारकों के संदर्भ में देखें तो एडम स्मिथ उदारवाद से संबद्ध हैं, जर्मी बेंथम भी उदारवाद से संबद्ध हैं, उपयोगितावादी होते हुए भी, जॉन लॉक भी उदारवाद से संबद्ध हैं, और हर्बर्ट स्पेंसर भी क्या है? उदारवाद से क्या है? संबद्ध हैं। ये जो चारों विचारक हैं, इन चारों विचारकों में से सवाल में पूछा गया है कि उदारवाद का जनक किसे माना जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि उदारवाद का जनक जॉन लॉक को माना जाता है। क्यों माना जाता है, यह सवाल है। जॉन लॉक उदारवाद के पिता कहे जाते हैं, ये सभी को पता है, ये सभी जानते हैं। जो नहीं जानते आज जान लें। लेकिन उदारवाद के अन्य जो लोग यहां पर शामिल किए गए हैं, उनके बारे में हम क्या कहेंगे? और जॉन लॉक को हम कैसे कह सकते हैं कि वे उदारवाद के जनक हैं? तो इस बात को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर एक व्याख्या को समझते हैं, और उस व्याख्या से आपको यहाँ पर ये चीज क्या है समझ में आ जाएगी कि बातें क्या कही जा रही हैं। देखिए, उदारवाद के जनक के संदर्भ में सबसे पहले यह समझना होगा कि उदारवाद एक विचारधारा के रूप में क्या है। उदारवाद एक विचारधारा के रूप में व्यक्ति की स्वतंत्रता को केंद्रीय प्रवृत्ति के रूप में स्वीकार करने का दृष्टिकोण रखती है। और एक बहुत फेमस किताब आती है पॉलिटिकल थ्योरी पर, एंड्रयू हैकर की, पॉलिटिकल थ्योरी, फिलॉसफी, आइडियोलॉजी एंड साइंस। इस किताब में एंड्रयू हैकर ने लिखा है कि जॉन लॉक के लेखन में उदारवाद एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में सर्वाधिक मूर्त अभिव्यक्ति कह पाता है। और उन्होंने बड़ा शानदार तर्क दिया है। उन्होंने तर्क दिया कि अगर कोई ये कहे कि व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है, उसकी बात तो बहुत से लोगों ने की है, तो हम व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए हम उदारवाद के पिता के रूप में जॉन लॉक को क्यों स्वीकार करें, या जॉन लॉक को हम क्यों उदारवाद से संबद्ध करें? तो उन्होंने एक उत्तर दिया है कि उनके युग के जितने भी लोग हैं, उन्होंने बेशक व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की होगी, लेकिन जब सरकार के सिद्धांत की बात आती है तो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर वे सभी कंप्रोमाइज कर लेते हैं। और अगर स्वतंत्रता के दृष्टिकोण से हम बात करें तो यहां पर मैकियावली ने भी एक समय में स्वतंत्रता की बात की, अरस्तू ने भी किया, हॉब्स ने भी किया, लॉक ने भी किया। लेकिन लॉक के स्वतंत्रता के पूरे विमर्श की जो सबसे अंतर करने वाली बात थी, वह अंतर करने वाली बात यह थी कि जब उन्होंने थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट सामने रखा, जब उन्होंने सरकार का सिद्धांत सामने रखा, तो उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता को कमतर करने की कोशिश नहीं की। और इसलिए हम लॉक को उदारवाद का पिता कहते हैं, उदारवाद का जनक कहते हैं। रही बात इसमें जो और विचारक हैं, जो थिंकर्स हैं,
उन और थिंकर्स के संदर्भ में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो और जो थिंकर्स हैं बच्चों, उन थिंकर्स के संदर्भ में जैसे जो इस प्रश्न में और लोग हैं कि उदारवाद का जनक किसे माना जाता है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो है वेल्थ ऑफ नेशंस को लिखकर उन्होंने उदारवाद में निहित जो व्यक्तिवाद था और जो उसके आर्थिक सिद्धांत थे, उस आर्थिक सिद्धांत को मजबूत किया। जर्मी बेंथम ने निश्चित रूप से व्यक्तिवाद और समानता के अवधारणा को पुष्ट किया। हर्बर्ट स्पेंसर ने विकास की बात की, लेकिन जॉन लॉक ने व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ उन्होंने यहां पर एक नाइट वॉचमैन गवर्नमेंट या स्टेट की बात की, न्यूनतम राज्य की बात की। सरकार बहुत ज्यादा काम करने वाली नहीं होनी चाहिए, मिनिमम स्टेट की उन्होंने बात की, मिनिमम गवर्नमेंट की बात की। और ये बात उन्हें उदारवाद की जो क्लासिकल अवधारणाएं हैं, उन क्लासिकल अवधारणाओं की मूर्त अभिव्यक्ति के साथ क्या है, जोड़ती है। तो इस बात को आपको क्या है, ध्यान में रखना है। अब हम लोग यहां पर चौथे प्रश्न पर आते हैं, और चौथे प्रश्न में थोड़ी सी गड़बड़ी है। इंग्लिश उदारवाद नहीं, इंग्लिश उदारवाद में समष्टिवादी क्रांति का जनक किसको माना जाता है, ये प्रश्न है। इंग्लिश उदारवाद में मैं ये कह रहा हूं कि समष्टिवादी जो क्रांति है, समष्टिवादी क्रांति का जो जनक है, वह जनक किसे माना जाता है। तो इंग्लिश उदारवाद शब्द को पहले आप समझें कि इंग्लिश उदारवाद जो है यह क्या है, और इसके साथ ही समष्टिवाद क्या होता है, और उदारवाद के साथ समष्टिवाद कैसे जुड़ा, इस चीज को आप समझें। इन चीजों को समझने के पहले आप सभी जानते होंगे कि उदारवाद की जब शुरुआत होती है तो उसने व्यक्तिवाद पर बहुत ज्यादा, व्यक्तिवाद और व्यक्ति की स्वतंत्रता की अवधारणा से वह जुड़ा रहा। लेकिन धीरे धीरे बहुत बड़े पैमाने पर औद्योगिक क्रांति होने के बाद जो गैर बराबरी फैली और जो राज्य के द्वारा अहस्तक्षेप के जो सिद्धांत दिए गए थे, इन दोनों का समाधान नहीं हो पा रहा था। इसलिए यहां पर ब्रिटेन के महान विचारक थॉमस हिल ग्रीन, टीएच ग्रीन ने दरअसल स्वतंत्रता, राज्य, इन सब अवधारणाओं में को लेकर एक महत्वपूर्ण क्या है, परिवर्तन किया। स्वतंत्रता को पहले ये कहा जाता था कि प्रतिबंध का अभाव है। यहां पर स्वतंत्रता को प्रतिबंधों के अभाव के बजाय व्यक्ति अपने विवेक के अनुसार चयन कर सके, इस रूप में देखा गया। तो स्वतंत्रता की संकल्पना को क्या है, बदला गया। दूसरी बात यह है कि राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार किया गया, और राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार करने का जो तर्क था वह कहीं ना कहीं समूह की असमानता को दूर करने के संदर्भ में था। तो इसी को कहा जाता है कि इंग्लिश उदारवाद में समष्टिवादी जो क्रांति है, इस समष्टिवादी क्रांति के बारे में आप यहां पर बताएं। अब यहां पर हम लोग इसको थोड़ा सा अगले कॉन्टेक्स्ट में या इस बात को समझेंगे कि इसकी व्याख्या हम लोग यहां पर कैसे कर सकते हैं। तो जो इंग्लिश उदारवाद है, सबसे पहले उसको समझें आप। इंग्लिश भाषा है, और इस भाषा को बोलने वाले लोग यूके में भी हैं और यूएसए में भी हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी हैं, यूनाइटेड किंगडम में भी हैं। और हमेशा यूरोप का जो बंटवारा होता है वो अंग्रेजी भाषी देशों और गैर अंग्रेजी भाषी देशों के संदर्भ में होता है। और विचारधारा के संदर्भ में हमेशा यह बात आप ध्यान रखें कि कॉन्टिनेंटल जो फिलॉसफी रही है और जो ब्रिटिश फिलॉसफी रही है, यूरोप में दो धाराएं हमेशा क्या है रही हैं। तो यहां पर इंग्लिश उदारवाद में यूके लिबरलिज्म एंड यूएस लिबरलिज्म। जो इंग्लिश उदारवाद में तीन बड़े नाम थे, जो ब्रिटिश उदारवाद के तीन नाम थे, वे टीएच ग्रीन, ब्रैडले और बोसांके थे। टीएच ग्रीन, ब्रैडले और बोसांके थे। और इन तीनों ने समष्टि के लिए राज्य के द्वारा हस्तक्षेप को या राज्य के द्वारा किए गए कार्यों को इन्होंने स्वीकार किया, या इन्होंने अधिकार और कर्तव्य के बीच में
जो समन्वय था, उस समन्वय की अवधारणा को स्वीकार किया। इसलिए यहां पर ये आंसर क्या है, आप देंगे कि इस सवाल में ये जो आंसर है कि इसमें ग्रीन भी हैं, ब्रैडले भी हैं, बोसांके भी हैं। इसलिए इंग्लिश उदारवाद में समष्टिवादी क्रांति के जनक के रूप में इन तीनों को क्या है माना जाता है। ये आपको क्या है, ये आंसर क्या है होगा। अब हम लोग बच्चों यहां पर 5वें प्रश्न पर आते हैं। जो 5वां प्रश्न है, इस 5वें प्रश्न पर हम लोग यहां पर आते हैं। ये जो 5वां प्रश्न है, इस 5वें प्रश्न को आप देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही वक्तव्य है? एक कल्याणकारी राज्य का समाजवादी होना आवश्यक है। यहां पर आप देखिए कि आ गया कल्याणकारी राज्य। इसका मतलब आपको कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, समाजवादी राज्य का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। दूसरा, एक पूंजीवादी राज्य भी एक कल्याणकारी राज्य क्या है हो सकता है। एक समाजवादी राज्य एक उदारवादी राज्य हो सकता है। एक उदारवादी राज्य उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखना चाहिए। ये जो चारों कथन है, इसमें एक ही सही वक्तव्य है, लेकिन इसमें राज्य की अवधारणा को लेकर आप एक कंफ्यूजन क्या क्रिएट किया गया है। सबसे पहले यह है कि आप सभी को पता होगा कि समाजवाद और उदारवाद ये विचारधारा हैं। समाजवाद और उदारवाद यह विचारधारा है, और पूंजीवाद एक आर्थिक सिद्धांत है। एक आर्थिक क्या है, सिद्धांत है। कल्याणकारी जो राज्य की अवधारणा है, यह राज्य का एक सिद्धांत है। तो अब यहां पर सबसे पहले आप ये समझें कि जो उदारवादी राज्य होगा वह कैसा होगा। उदारवादी राज्य, उदारवाद में 3 प्रकार के राज्य माने गए। शुरू में जो क्लासिकल उदारवाद, उदारवाद के 3 रूप हैं, क्लासिकल उदारवाद, आधुनिक उदारवाद और नव उदारवाद। तो जो क्लासिकल उदारवाद है वह न्यूनतम राज्य, पुलिस राज्य, पुलिस जितना कार्य करती है कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, लोगों के जान और माल की हिफाजत करना, बस राज्य का इतना ही काम है। इसको न्यूनतम राज्य की अवधारणा भी कहते हैं। आधुनिक उदारवाद कल्याणकारी राज्य की बात करता है। तो इसका मतलब कि उदारवादी होते हुए भी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्वीकार किया जा सकता है। और जो नव उदारवाद है वो फिर न्यूनतम राज्य की, बाजार राज्य की बात करता है। तो यहां पर उदारवाद से कल्याणकारी राज्य संबद्ध हो सकता है। एक कल्याणकारी जो राज्य है वह भी संबद्ध हो सकता है। और इसके साथ ही यहां पर, इसके साथ ही आप सोच कर ये देखें कि एक समाजवादी राज्य एक उदारवादी राज्य हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। समाजवाद और उदारवाद अलग अलग विचारधाराएं हैं, इसलिए एक समाजवादी राज्य और एक उदारवादी राज्य बिल्कुल अलग अलग होंगे। इसलिए बच्चों ये जो कथन है ये फॉल्स है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो एक तो ये फॉल्स निकल गया। एक उदारवादी राज्य को उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखना चाहिए। उदारवादी जो राज्य है वो बाजार या निजी क्षेत्र को अहस्तक्षेप के आधार पर काम करने के सिद्धांत को मानता है। इसलिए एक उदारवादी राज्य को उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखना चाहिए। यह कथन उदारवाद के हिसाब से गलत है, इसलिए यह भी कथन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये दूसरा भी कथन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। एक कल्याणकारी राज्य का समाजवादी राज्य होना आवश्यक है। मैंने आपको कहा कि उदारवाद में 3 प्रकार के राज्य रहे हैं। एक रहा है न्यूनतम राज्य जो पुलिस राज्य है, दूसरा है कल्याणकारी राज्य, और तीसरा है बाजार राज्य। और उदारवाद के 3 अलग अलग जो रूप हैं वो इसको स्वीकार करते रहे हैं। क्लासिकल उदारवाद पुलिस राज्य को, आधुनिक उदारवाद कल्याणकारी राज्य को, और जो नव उदारवाद है वो बाजार राज्य को स्वीकार करता है। तो अगर उदारवाद का संबंध कल्याणकारी राज्य से हो सकता है तो यह कहना कि एक कल्याणकारी राज्य का समाजवादी राज्य होना आवश्यक है, ऐसा नहीं है। एक कल्याणकारी राज्य उदारवादी राज्य भी हो सकता है। इसलिए कल्याणकारिता और विचारधारा का अब कोई ऐसा कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए यहां पर यह कथन भी क्या हो गया,
फॉल्स हो गया, इसलिए बच्चों इसमें अब एक ही कथन इस एलिमिनेशन से बचा और वह ट्रू है, एक पूंजीवादी राज्य भी एक कल्याणकारी राज्य हो सकता है। एक पूंजीवादी राज्य भी एक कल्याणकारी राज्य क्या है, हो सकता है। अब आप ये कहेंगे कि सर एग्जाम में मैं इतना थोड़े ही सोच पाऊंगा, बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो ग्रैंड जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो ग्रैंड कॉन्सेप्ट्स क्या हैं कि समाजवादी राज्य एक उदारवादी राज्य हो सकता है, तुरंत आप गलत काटिए। विचारधारा के दृष्टि से समाजवादी अलग विचारधारा, उदारवाद एक अलग विचारधारा है, और दोनों में राज्य का स्वरूप अलग अलग है, तो सी तो अपने आप गलत हो जाएगा, डी अपने आप गलत हो जाएगा। यहां पर इसके बारे में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, और इसका एक्सप्लेनेशन आप देखिए। राज्य के बारे में मैं आपको यहां पर एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं जिससे इस तरह के क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से हल कर लेंगे। कल्याणकारी राज्य जो होता है उसके बारे में आप थोड़ा समझें कि कल्याणकारी राज्य क्या होता है। एक राज्य जो अपने नागरिकों को सामाजिक कल्याण की जिम्मेदारी देता है, या सामाजिक कल्याण की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है, शिक्षा की जिम्मेदारी ले, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी ले, वह कल्याणकारी राज्य है। और कल्याणकारी राज्य न्यूनतम राज्य से हमेशा अलग होता है। मिनिमम जो स्टेट होता है, या लॉक के शब्दों का प्रयोग करके कहें, नाइट वॉचमैन जो स्टेट होता है उससे अलग होता है। तो कल्याणकारी राज्य सीमित राज्य नहीं होता है। कल्याणकारी राज्य जो है वो न्यूनतम राज्य नहीं होता है, वो एक तरह से अधिकतम राज्य होता है। उसे सुरक्षा भी करनी है और उसे लोगों की भलाई के लिए काम भी करना है, उसे वैक्सीन भी लगवाना है, कोविड-19 में टीका वगैरह भी क्या है, लगवाना है। तो कल्याणकारी राज्य जो है एक राज्य जो अपने नागरिकों की सामाजिक कल्याण की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य। दूसरा समाजवादी राज्य है, तीसरा पूंजीवादी राज्य है, चौथा उदारवादी राज्य है। अब इसको थोड़ा आप समझें। विचारधारा की दृष्टि से जब हम लोग राज्य की बात करते हैं तो एक बच्चों यहां पर होता है पूंजीवादी राज्य। पूंजीवादी राज्य को आप समझें कि पूंजीवादी राज्य क्या है। पूंजीवादी राज्य शब्द कौन प्रयोग करता है? पूंजीवादी राज्य शब्द का प्रयोग मार्क्स ने किया था। मार्क्स ने आलोचना के लिए किया था, राज्य की आलोचना के लिए किया था। और मार्क्स का कहना था कि स्टेट जो होता है वो न्यूट्रल नहीं होता है, वो पूरे सोसाइटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, स्टेट क्लास को रिप्रेजेंट करता है। स्टेट हमेशा सोसाइटी में दो जो क्लास होते हैं, बुर्जुआ और सर्वहारा, उसमें स्टेट हमेशा बुर्जुआ को रिप्रेजेंट करता है। राज्य उत्पीड़न का साधन है, शोषण का उपकरण है, यह बात मार्क्सवाद में। इसका मतलब कि मार्क्स ने पूंजीवादी राज्य कह के राज्य की अवधारणा जो रही उसको गाली दी, और यहां पर राज्य की आलोचना वे कर रहे हैं। पूंजीवादी बुर्जुआ वर्ग से क्या है, यह संबद्ध है, इस बात को वे भी कह रहे हैं कि बुर्जुआ वर्ग से संबद्ध है। और इसीलिए मैंने यहां पर लिखा कि राज्य पूरे समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करता, राज्य शोषण का उपकरण है। तो पूंजीवादी कैपिटलिस्ट स्टेट की अवधारणा, यह अवधारणा मार्क्सवाद में दी गई, और किसको खारिज करने के लिए दी गई? उदारवादी राज्य को खारिज करने के लिए की गई। ठीक है। दूसरा यहां पर आप देखिए कि टकराव क्या है। मैं कह रहा हूं कि स्टेट न्यूट्रल होता है और पूरी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। सोसाइटी में चाहे घीसू हो, चाहे माधव हो, चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो, स्टेट सबके इंटरेस्ट को ध्यान में रखता है। यहां पर अब आक्षेप लगेगा कि नहीं, स्टेट अडानी और अंबानी के इंटरेस्ट को ध्यान में रखता है लेकिन घीसू और माधव के इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखता है। इसका मतलब कि स्टेट को हम अलाइन कर रहे हैं एक संपन्न वर्ग, एक हैप्स के साथ, एक बुर्जुआ वर्ग के साथ। ये जब हम लोग इस तरह का एनालिसिस करते हैं तो ये मार्क्सवादी विश्लेषण है, क्योंकि मार्क्सवाद भी कहता है कि स्टेट जो है वो स्टेट पूरी सोसाइटी के लिए न्यूट्रल नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं अलाइंड होता है। उदारवादी ये कहते हैं कि ना, स्टेट न्यूट्रल है, स्टेट अंपायर है, स्टेट रेफरी है, स्टेट को कोई प्ले नहीं करना, वो पूरे सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां पर आप देखेंगे कि उदारवादी राज्य की जो अवधारणा है वो मार्क्सवाद में जो पूंजीवादी राज्य की अवधारणा से क्या हो गई, अलग हो गई। और एक तीसरी अवधारणा है समाजवादी राज्य की। समाजवादी राज्य ये कहता है कि भाई देखो ऐसा है, गैर बराबरी को हटाने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ेगा, और यह हस्तक्षेप सोशल इंजीनियरिंग के द्वारा होगा।
क्योंकि मार्क्सवाद ये कहता है कि क्रांति के द्वारा बराबरी आएगी, लेकिन जो गैर मार्क्सवादी हैं वो कहते हैं कि क्रांति के द्वारा नहीं, सोशल रिवॉल्यूशन के द्वारा नहीं, सोशल इंजीनियरिंग के द्वारा क्या है बराबरी आएगी। तो पूंजीवादी राज्य, उदारवादी राज्य, समाजवादी राज्य, इनका कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लीजिए। इससे जुड़े हुए जो भी सवाल आएंगे लेक्चरर बनने वालों, भावी विद्यार्थियों, प्रोफेसर बनने वाले भावी विद्यार्थियों, वहां पर इस कॉन्सेप्शन के आधार पर आप इसको क्या है हैंडल कर सकते हैं। फिर एक और बात है, जो क्लासिक उदारवाद के कई रूप हैं। जैसा मैंने कहा उदारवाद 3 प्रकार का होता है, क्लासिकल उदारवाद, आधुनिक उदारवाद और नव उदारवाद। आगे इस पर क्वेश्चन है, उस पर अंतर भी करेंगे। जो क्लासिकल उदारवाद है वह नाइट वॉचमैन स्टेट की बात करता है। वो कहता है कि राज्य जो है वो क्रिकेट में जैसे मेन खिलाड़ी जब आउट हो जाता है तो और शाम होने को होती है तो नाइट वॉचमैन बल्लेबाज भेजा जाता है कि भैया अब विकेट मत गिरने देना और कल तक कैसे भी जो है नाइट वॉच, मतलब रात में जो है स्थिति ठीक रहे, कल सुबह फिर देखेंगे। तो स्टेट जो है, जो यथा स्थिति है, उस यथा स्थिति को बनाए रखने वाले क्रिकेट के एक नाइट वॉचमैन बल्लेबाज की तरह होता है कि विकेट मत गिरने देना, रन बने चाहे न बने, स्टेटस की वो को मेंटेन रखना। ये मिनिमल स्टेट की अवधारणा है। और ये जो मिनिमल स्टेट की अवधारणा है, इसको अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया था? हमारे उदारवाद के पिता जॉन लॉक ने। जॉन लॉक ने कहा कि राज्य 3 काम करे, एक काम करे ऑर्डर, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट्स, तीसरा प्रोटेक्शन। ऑर्डर को मेंटेन करे, कॉन्ट्रैक्ट्स जो लोगों के बीच में वॉलंटरी बेसिस पर, स्वैच्छिक बेसिस पर हुए हैं, उसको इंश्योर करे, और प्रोटेक्शन करे, संपत्ति की, प्रॉपर्टी की क्या है प्रोटेक्शन करे। जो आधुनिक उदारवाद है, जो आधुनिक उदारवाद है वह क्या है, वह कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्वीकार करता है। इसलिए कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को बेटा समाजवाद से ही जोड़ना ठीक नहीं है। दरअसल समाजवादी विचारधाराओं में भी और उदारवादी विचारधाराओं में भी, दोनों में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्वीकार कर लिया गया। अब यहां पर बच्चों हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो अगला क्वेश्चन है वह अगला क्वेश्चन बच्चों यहां पर क्या है, तो अगले क्वेश्चन में आने के क्रम में हम लोग यहां पर नौ उदारवाद के प्रवर्तक कौन थे। इसमें दुर्खीम का नाम है, नॉजिक का नाम है, रॉल्स का नाम है और उपयुक्त सभी का नाम है। दुर्खीम आप सभी को पता है कि नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक समाजवादी चिंतक थे। और या हम ये समाजवादी नहीं बल्कि हम ये कहेंगे कि समाजशास्त्रीय चिंतक थे। और समाजशास्त्र में फंक्शनलिज्म से लेकर लेबर डिवीजन, सुसाइड, इन सब पर दुर्खीम ने जो कलम चलाई वो आज भी बहुत मानक मानी जाती है। तो दुर्खीम का तो कुछ सवाल ही नहीं उठता। नॉजिक और रॉल्स को लेकर आपको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि दुर्खीम को जैसे ही हम लोग यहां पर एलिमिनेट करेंगे तो डी वाला ऑप्शन उपयुक्त सभी वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब नॉजिक और रॉल्स के क्लैरिटी के लिए यहां पर हम लोग आते हैं कि नॉजिक और रॉल्स के संदर्भ में क्या है। नौ उदारवाद 1970 के दशक में उभरी उदारवाद की नई प्रवृत्तियों को कहा जाता है। इसे नौ क्लासिकल उदारवाद भी कहा जाता है। और नौ क्लासिकल उदारवाद एक प्रकार के मार्केट फंडामेंटलिज्म को स्वीकार करता है। जब आप बाजार में अटूट आस्था रखें, जब आप बाजार में अटूट आस्था रखें, जब आपको सभी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक बुराइयों का निराकरण बाजार में मिलने लगे, तो आप समझ लीजिए कि आप में नौ उदारवाद के जो बीज हैं वो आ चुके हैं। हेयक, फ्रीडमैन और नॉजिक, इनको बाद में नोबेल पुरस्कार भी मिला। ये नौ उदारवाद के 3 स्तंभ क्या है माने जाते हैं। प्रश्न, और इसके साथ ही बच्चों ये बात भी समझना है कि उदारवाद को लेकर बहुत सुस्पष्ट तस्वीर दिमाग में होनी चाहिए। क्लासिकल उदारवाद 19वीं सदी का उदारवाद है, आधुनिक उदारवाद 20वीं सदी का है, और नौ उदारवाद 1970 के बाद का है, इसलिए 21वीं सदी का है। जो क्लासिकल उदारवाद है वो न्यूनतम राज्य की बात करता है, आधुनिक उदारवाद कल्याणकारी राज्य की बात करता है,
और नौ उदारवाद बाजार राज्य की बात करता है। जहां तक नौ उदारवाद के संदर्भ में एक और बात समझिए कि उदारवाद में जो क्लासिकल उदारवाद है, इसके पिता जॉन लॉक माने गए, एडम स्मिथ, थॉमस जेफरसन, ये क्लासिकल उदारवाद के अम्ब्रेला के भीतर आएंगे। जो मॉडर्न लिबरलिज्म है उसमें रॉल्स आएंगे, और जो नव उदारवाद है इसमें नॉजिक, हेयक और फ्रीडमैन आएंगे। चूंकि प्रश्न में रॉल्स दिया गया है, रॉल्स को हम लोग नव उदारवाद में नहीं ले सकते, इसलिए रॉल्स रूट आउट हो गए। अब केवल वहां पर नॉजिक बजेंगे। और जैसा मैंने कहा कि दुर्खीम फ्रेंच समाजवादी 19वीं सदी के समाजशास्त्री चिंतक हैं, इसलिए उनका कोई सवाल नहीं उठता है। इसलिए अब इस सवाल को आप फिर देखिए कि नौ उदारवाद के जो ये नौ उदारवाद है, इसके प्रवर्तक कौन थे? तो दुर्खीम समाजशास्त्री चिंतक हैं, रॉल्स जो है वो आधुनिक उदारवादी हैं, वो मॉडर्न लिबरलिज्म से जुड़े हुए हैं, वे नौ उदारवादी नहीं हैं, इसलिए यहां पर नॉजिक होंगे। तो ये नॉजिक इसमें क्या है होगा। ये छठवां क्वेश्चन मैंने आपसे लिया। अब मैं बच्चों यहां पर सातवां क्वेश्चन जो सातवां क्वेश्चन है, इस सातवें क्वेश्चन को क्या है यहां पर लेता हूं। अब यहां पर बच्चों एक आपको लिस्ट मैच करने के लिए आई है, लिस्ट मैच करने के लिए कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। ठीक है, इसमें सूची शब्द गलत लिखा हुआ है, इसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूं। नीचे शब्द भी गलत लिखा हुआ है, तो थोड़ा ये टाइपिंग की एरर है, ये दूर हो जाएंगी। यहां पर आप ये पाएंगे कि ये जो शब्द हैं सूची 1 में परंपरागत उदारवाद, इसके साथ ही क्या है आदर्शवादी उदारवाद, हीगलवादी उदारवाद और मार्क्सवादी उदारवाद, इसमें मैच करना है। इस सवाल को करने के लिए हम लोगों को यहां पर राज्य के बारे में क्या चीजें हैं इसको समझना पड़ेगा। परंपरागत जो उदारवाद है उसको असीमित राज्य से डर लगता था, क्योंकि असीमित शक्ति वाला जो राज्य होगा वो व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन कर सकता है। इसलिए परंपरागत उदारवाद राज्य को बुराई मानता था, क्योंकि राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या करेगा, वह प्रतिरोधित करेगा, हनन कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद वह आवश्यक है, क्योंकि अगर राज्य नहीं होगा तो अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए परंपरागत जो उदारवाद है वह आवश्यक बुराई, राज्य को आवश्यक बुराई के रूप में लेता है। जहां तक मार्क्सवाद की बात है तो मार्क्सवाद राज्य को उत्पीड़क संस्था के रूप में लेता है, वह उसको उत्पीड़क संस्था के संदर्भ में लेता है। राज्य शोषण का उपकरण है, राज्य पूरे सोसाइटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, राज्य हमेशा बुर्जुआ वर्ग का रिप्रेजेंटेशन क्या करता है। तो यहां पर यह है। और जो हीगलवादी जो आदर्शवाद है, इसमें राज्य को नैतिकता की प्रतिमूर्ति माना गया है। हीगल ने कहा था कि राज्य ईश्वर की यात्रा है, राज्य जो है वह क्या है, समष्टि का या हमारी सामूहिकता की चेतना का सर्वश्रेष्ठ रूप है। तो हीगलवादी आदर्श में ये हो गया। और जो उदारवादी जो आदर्शवाद रहा है, जो हीगल से थोड़ा कम उग्र रहा है, उसने राज्य को आवश्यक भलाई के रूप में देखा। तो इसके आधार पर जब आप जोड़ेंगे तो उस प्रश्न का उत्तर क्या है निकल जाएगा। इसका मतलब कि दिमाग में ऐसे बहुत अच्छा प्रश्न है वो, और जब आप उसको सूचियों को मिलाने के संदर्भ में तो वहां पर आपको एक अलर्टनेस रखनी पड़ेगी। तो कुछ मोटे मोटे सिद्धांत है कि भाई मार्क्सवाद में राज्य शोषण का उपकरण है, तो उत्पीड़क संस्था से हम इसे जोड़ देंगे। हीगल के आदर्शवाद में राज्य को सबसे उच्चतम रूप में देखा गया है, जिसके संदर्भ में क्या हम लोग यहां पर देख देंगे, ये यहां पर है। इसके साथ ही बच्चों आपको यह भी जानना चाहिए कि जो इंग्लैंड में आदर्शवाद रहा है वह 2 प्रकार का रहा है, एक कांटवादी आदर्शवाद, दूसरा हीगलवादी आदर्शवाद। जो कांटवादी आदर्शवाद रहा है यह क्या है, यह आपको ग्रीन में मिलेगा, और ग्रीन में जब मिलेगा तो यहां पर राज्य की भूमिका को माना गया है, लेकिन राज्य की भूमिका को मानने के संदर्भ में व्यक्ति से कुर्बानी नहीं ली गई है।
लेकिन जो हीगलवादी या उग्र आदर्शवाद है वहां पर राज्य को नैतिक भलाई की प्रतिमूर्ति मानते हुए व्यक्ति से सभी कुर्बानियों को करने के लिए कहा गया है। इसलिए इस बात को आप समझें कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मैच करने की जो चीज है, तो परंपरागत जो उदारवाद है, इसमें आप देखिए परंपरागत जो उदारवाद है, यहां पर राज्य आवश्यक बुराई है। मार्क्सवाद में क्या है, ये उत्पीड़क है। उदारवादी जो आदर्शवाद है इसमें आवश्यक भलाई है, और हीगलवादी जो आदर्शवाद है इसमें नैतिकता और वैदिक की अभिव्यक्ति है। इससे आप मिलाकर इसका आंसर क्या है बच्चों आप कर सकते हैं। तो ये मैंने यहां पर आपसे क्या है डिस्कस किया। अब बच्चों यहां पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और वो क्वेश्चन बच्चों ये है, निम्नलिखित में से कौन सा नव उदारवाद का प्रमुख तर्क नहीं है। नव उदारवाद नियो लिबरलिज्म का प्रमुख तर्क नहीं है। बाजार संसाधनों का सर्वोत्तम इस्तेमाल करता है। मैंने आपसे कहा कि बाजार के समर्थन के बिंदु पर जो नव उदारवाद है वह क्लासिकल उदारवाद से बहुत दूर निकल जाता है। एडम स्मिथ ने मुक्त बाजार का समर्थन किया था, लेकिन एडम स्मिथ को मुक्त बाजार की विशेषताओं पर इतना भरोसा नहीं था कि वे राज्य या सरकार के कार्यों को कम करने की वकालत करें। लेकिन नव उदारवादियों ने रोल बैक द फ्रंटियर्स ऑफ द स्टेट की बात की, उन्होंने राज्य को सीमित करने की बात की। तो ये जो है कि मुक्त बाजार की बात तो आपको उदारवाद में पहले भी मिलेगी, पुराने उदारवाद में भी मिलेगी और नव उदारवाद में भी मिलेगी। लेकिन बाजार का जो महिमा मंडन है और सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन में बाजार को जिस तरह से नौ उदारवादियों ने आगे बढ़ाया है एक मॉडल के रूप में, वो आपको एडम स्मिथ में भी नहीं मिलेगा, और कीन्सिज्म में जो कीन्स का जो चिंतन रहा आधुनिक उदारवाद जिससे निर्मित होता है वहां तो मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए यहां पर निम्नलिखित में से कौन नौ उदारवाद का प्रमुख तर्क नहीं है, तो बाजार संसाधनों का सर्वोत्तम इस्तेमाल करता है। बच्चों बाजार को लेकर जो नौ उदारवाद है इसमें एक मार्केट फंडामेंटलिज्म रहा है, बाजार को लेकर बहुत पॉजिटिव है, इसलिए ये कथन तो ट्रू है, ये तर्क वो इस्तेमाल करता है। इसके साथ ही यहां पर इसमें गलत हो गया है कि मजबूत करने के लिए एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था अकुशल और अपव्ययी होती है, ये भी यहां पर ट्रू है, ये भी ट्रू है। निजी क्षेत्र के प्रभुत्व वाली किसी भी अर्थव्यवस्था का उत्पादन और प्रयोग में ज्ञान और प्रौद्योगिकी का विनियोजन अव्यवहित और अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी है। निजी क्षेत्र की बात है, यह भी क्या है ट्रू है। और यहां पर क्या है कि संसाधनों के लिए जो बी ऑप्शन है उसमें संसाधनों के लिए व्यक्ति और समूह दोनों क्या हैं, संसाधनों के लिए व्यक्ति और समूह दोनों की बात क्या की गई है। आप जानते होंगे कि जब व्यक्तिवाद बहुत गहरा होगा तो समूह की बात क्या है नहीं की जाएगी, जो समूह है उस समूह की बात क्या है नहीं की जाएगी। इसलिए यहां पर बी ऑप्शन क्या होगा, इसमें ऑप्शन थोड़ा गलत है, इसको हम लोग करेक्ट कर लेंगे यहां पर। फिर इसके साथ ही बच्चों जो है जो 9वां क्वेश्चन है वो पहले वाले ही क्वेश्चन का यहां पर रिपीटिशन है कि राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद द्वारा निवेशन किया गया, सामाजिक सुधारों के लिए, निःशुल्क चिकित्सा सहायता के लिए, विचार अभिव्यक्ति भाषण लेखन और प्रकाशन की स्वतंत्रता के लिए, निःशुल्क शिक्षा के लिए, राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद पूछा गया है। यहां भी राजनीतिक गलत है, राजनीतिक में इधर से होगा, राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद द्वारा निवेशन किया गया है, निवेशन किया गया है। क्या निवेशन किया गया है, तो राजनीतिक क्षेत्र में सामाजिक सुधार की कोई बात तो नहीं हो सकती। निःशुल्क चिकित्सा सहायता ये कल्याणकारी राज्य की बात है, तो यहां पर उदारवाद के संदर्भ में राजनीतिक क्षेत्र में ये बात नहीं है। विचार अभिव्यक्ति भाषण लेखन और प्रकाशन की स्वतंत्रता के लिए इसमें सी ऑप्शन क्या है होगा। उदारवाद जो है
वह राजनीतिक क्षेत्र में नागरिक स्वतंत्रताओं के साथ साथ राजनीतिक स्वतंत्रताओं का, सिविल लिबर्टीज, और सिविल लिबर्टीज को तो वो मनुष्यों के निजी जीवन के लिए, इसके साथ ही नागरिक जीवन की स्वतंत्रताओं का क्या करता है, प्रतिपादन करता है। और इसके साथ ही बच्चों यहाँ पर जो ये है, इसमें हम लोग 10वां क्वेश्चन क्या है देखते हैं। और वह 10वां क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर ये है कि निम्नलिखित में से कौन नौ उदारवाद से संबंधित है। तो आप सभी को मैंने पहले ही बता दिया कि एफ.ए. हेयक, मिल्टन फ्रीडमैन और रॉबर्ट नॉजिक सभी संबंधित है, इसलिए इसमें डी ऑप्शन क्या है होगा। इस तरह से उदारवाद की विचारधारा पर मैंने ये प्रश्न लिए और प्रश्नों का स्तर अच्छा था। इस तरह के अभ्यास को आपको बनाना पड़ेगा ताकि आप जो है अपने लेक्चरर और प्रोफेसर बनने की मंजिल को हासिल कर सकें। धन्यवाद।